हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के एनालिसिस। तो जो आज हम कॉपी डिस्कस करने वाले हैं वो आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी डिस्कस करने वाले हैं, जिनकी यूपीएससी में AIR 1 थी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम GS 3 की कॉपी डिस्कस कर रहे हैं, हर एक टॉपर की कॉपी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें भी GS 3 का इकोनॉमी वाला पोर्शन आ जाता है वो सारी कॉपी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले इकोनॉमी वाला पोर्शन कर रहे हैं, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर वाला, उसके बाद फिर साइंस वाला, या जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे अलग पोर्शन डिस्कस करते जाएंगे, पर ऐसे करके हम GS 3 निपटाएंगे। तो आज इनका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन है डी डॉलराइजेशन से रिलेटेड। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, पहले बस क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर पे मत भागो, है ना। टॉपर कॉपी पढ़ के सबसे पहले ये मत, हमारी क्या इच्छा रहती है, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ने पे ध्यान नहीं देते, हमारा रहता टॉपर्स ने क्या लिख दिया, भाई नहीं जाना टॉपर पे। पहले आप देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, क्या आपको क्वेश्चन समझ आया, यानी कि पहले आप अपनी कैपेसिटी देखो, उसके बाद देखना कि टॉपर ने क्या लिखा है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट फैक्टर्स हैव लेड टू रिसेंट एक्सीलरेशन इन द ट्रेंड्स टुवर्ड डी-डॉलराइजेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी? डू यू थिंक डॉलर विल लूज इट्स डोमिनेंस एनी टाइम सून? अब क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखो। अब बहुत सारे लोग क्या होंगे इसमें, थोड़े से ना एक वो न्यूट्रल नहीं रहते, वो बायस्ड हो जाते हैं, है ना। कभी भी यूपीएससी के क्वेश्चन में बायस्ड नहीं होना। मैं बताता हूँ बायस्ड क्यों बोला। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, डू यू थिंक डॉलर विल लूज इट्स डोमिनेंस एनी टाइम सून? अब जो होंगे किसी एक विशेष पार्टी के सपोर्टर, वो बोलेंगे हाँ हाँ डॉलर अब बस बचा ही कितना है, अब तो रुपी रुपी चल रहा है हर जगह, ठीक है। या मतलब जो किसी और चीज़ के सपोर्टर होंगे वो बोलेंगे हाँ डॉलर तो खत्म हो गया, यही है। अब जो डॉलर वाले सपोर्टर होंगे बोलेंगे नहीं नहीं ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बायस्डनेस नहीं होनी चाहिए, समझते हो। यहाँ आपसे एक आंसर मांगा है तो आपको एक न्यूट्रलिटी में वे में एक आंसर देके जाना है। पहला क्वेश्चन का पॉइंट ये रखना है, समझना है हमेशा। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा व्हाट फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स तो आपको बताने ही बताने हैं, तो इसमें आपको ये पोर्शन स्किप नहीं मारना। तो आपकी मेन बॉडी दो हिस्सों में बट गई, एक फैक्टर्स बताने में, दो मेन बॉडी कौन कौन से हिस्सों में बट गई, एक फैक्टर्स बताने में और एक आपसे जो आंसर पूछा है डू यू थिंक, तो इसका आंसर देने में। अब आपका इंट्रो किस पे बेस्ड रहना चाहिए? डी डॉलराइजेशन। आपको समझ आ रहा है ना, डी डॉलराइजेशन इस क्वेश्चन की मेन थीम है। हर क्वेश्चन जो पूरा क्वेश्चन होगा आपका डी डॉलराइजेशन पे रिलेटेड होगा, ठीक है जी। अब आपका इंट्रो किससे आधारित हो सकता है? समझ आ गया कि इंट्रो कहाँ से शुरू करना है? डी डॉलराइजेशन से। बोलो हाँ या ना। इतनी तो बेसिक चीज़ समझ आ गई होगी। अब इंट्रो लिखने के दो टाइप्स होते हैं, जैसा इन्होंने किया है, ये जो आदित्य श्रीवास्तव सर हैं, इनकी कॉपी एक एक चीज़ ध्यान रखो। कॉपी समझने के साथ साथ ये भी ध्यान दो कि चल क्या रहा है, ठीक है। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कि इनकी यहाँ कॉपी डिस्कस करना है, इन्होंने जो लिखा है बोल बोल के बता दिया, बात खत्म हुई, नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको आंसर के लिए अप्रोच कैसे करनी है, आंसर राइटिंग के लिए अप्रोच कैसे करनी है, उस पर ज़्यादा फोकस है। आंसर तो इनका पढ़ ही लेंगे यार, आंसर तो कंटेंट है ना आपके पास, है ना। ये सेम क्वेश्चन डी डॉलराइजेशन वाला विजन की जो अभी अगस्त वाली मैगजीन है 2025 वाली, उसमें दे रखा है, जाके ढूंढ लो, हो गया कंटेंट, खत्म बात। आप कंटेंट पढ़ने नहीं आए, ये पढ़ने आए हो कि आपको आंसर कैसे लिखना है, तो हम उसी पे बात करना है। समझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू? तो आपका इंट्रो किस में होना चाहिए? डी डॉलराइजेशन के बारे में। अब इसने रिसेंट एक्सीलरेशन लिख दिया, या तो आप इसे करंट अफेयर से रिलेट करो, ठीक है, या फिर आप इसकी डेफिनेशन प्लस करंट अफेयर से रिलेट करो। तो जो जनरली मैं अच्छी अप्रोच समझता हूँ वो डेफिनेशन प्लस करंट अफेयर से रिलेटेड अच्छी अप्रोच है मेरी नज़र में। हालांकि टाइम की कमी है, आपके पास कंटेंट की कमी है, या आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता, तो आप खाली करंट अफेयर से जाके इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हो, जैसा इन्होंने किया है। अब मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों किया ये, लेकिन ये डेफिनेशन प्लस करंट अफेयर अप्रोच अच्छी रख सकते थे। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई डी डॉलराइजेशन की एक डेफिनेशन क्या होती है, तो जैसा मैंने अभी बोला विजन की मैगजीन में आपको दे रखी है, अगर आप पढ़ोगे तो एक चीज़ समझो, डी डॉलराइजेशन यानी कि रिवर्स ऑफ डॉलराइजेशन। इतनी तो चीज़ समझ आ गई, क्या हो रहा है? रिवर्स ऑफ डॉलराइजेशन। अब इससे क्या हो रहा है? इट मीन्स कॉजिंग significant reduction of its use in किस किस में? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बोलो हाँ या ना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बर्ड ट्रेड में इसका जो कंसेप्ट है वो घटाना है, या जो हमने फॉरेक्स रिजर्व वगैरह कर रखे हैं, या जो और भी टाइप के रिजर्व हैं, उसमें हमें डॉलर की यूज़ या जो उसका यूज़ है वो कम करना है। बोलो हाँ या ना। अब ये डी डॉलराइजेशन की डेफिनेशन लिख के आप लिख सकते थे रिसेंटली, आप लिख सकते थे रिसेंटली। जैसे अभी की बात करें तो जो इन्होंने रसिया किसका एग्जाम्पल दिया है,
रिसेंटली पेमेंट बाई इंडिया फॉर यूई ऑल इन रुपीज़, ये लिख सकते हो, वरना एक आरबीआई का भी एक इनिशिएटिव चलाया गया रिसेंटली, आरबीआई एल्सो फोकस्ड ऑन डी डॉलराइजेशन, या फिर आप दिखा सकते हो कि ब्रिक्स पे बना है, ठीक है जी, ब्रिक्स पे बना है, ठीक है जी, उस टाइप में आप कुछ दिखा सकते थे, या कोई एक इनिशिएटिव जो भी आपको करंट अफेयर्स में पता हो वो बता सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, हमेशा डेफिनेशन वो है जो कभी टीचर के दिमाग में गलत जाएगी ही नहीं है अप्रोच। टीचर हो सकता है करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल से कभी कभी इतना मतलब प्रभावित नहीं होता, ठीक है, वो आप आगे भी कहीं यूज कर सकते हो बॉडी में, लेकिन अगर डेफिनेशन आपने लिखी है तो टीचर भी समझ जाता है कि हाँ इस बंदे को कंसेप्ट पता है। बोलो हाँ या ना, मेरी बात सही है कि गलत है, आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डेफिनेशन याद है तो डेफिनेशन मस्ट है, डेफिनेशन याद नहीं है तो आप करंट अफेयर्स या कोई डाटा, ठीक है जी, या कोई भी आपके पास इंडेक्स की कोई भी रैंकिंग हो, इंडेक्स की कोई भी रैंकिंग हो, इन चीज़ों से शुरू कर सकते हो, लेकिन डेफिनेशन मस्ट है हमेशा। बोलो हाँ या ना। अब देखो क्वेश्चन क्या था। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डी डॉलराइजेशन पे अटक के रह जाते हैं। यहाँ पे डी डॉलराइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं, कभी एक्सप्लेन नहीं करना। डेफिनेशन के अलावा पेपर में कुछ एक्सप्लेन मत करो। बहुत सारे लोग एग्जांपल्स देते हैं, ये वो कुछ नहीं करना, सीधे बॉडी पे आ जाओ, ठीक है। इंट्रो लिखा 3 4 5 लाइन का, फिर सीधे आपको किस पे आ जाना है, बॉडी पे। और ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा एक फोकस रहो, एक आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप किसी भी अच्छे टॉपिक कॉपी उठा के देखोगे और उसकी अप्रोच क्या होती है, इंट्रो है ना, जैसे यहाँ मान लो इंट्रो लिखा यहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, फिर यहाँ पे आपको एक ऐसा बॉक्स बनाना है या डायग्राम बनाना है, लेकिन बॉक्स और डायग्राम जैसे मान लो यहाँ 1 2 3 4 लाइन हो गई, एक ऐसा डायग्राम बनाना है। अब जो डायग्राम में आप अंदर लिखोगे वो क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट फैक्टर्स, तो आप या तो हेडिंग बना दो तो यहाँ लिखो फैक्टर्स, है ना, या फिर अगर आप ऐसे डायग्राम बना के लिख दो तो वहाँ लिखो फैक्टर्स। डायग्राम कब काम आता है ऐसा वाला डायग्राम, इसमें आपको देखोगे बस 2 क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स और डू यू थिंक, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं आपको जिसमें 3 4 क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ एक क्वेश्चन डायग्राम में कर दिया, एक क्वेश्चन हेडिंग में कर दिया, एक क्वेश्चन किसी और फॉर्मेट में कर दिया, वो उसके लिए काम आता है। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इंट्रो के बाद या तो हेडिंग बनानी तो सीख ही जाओ, अगर केवल 2 क्वेश्चन हैं, या फिर आप डायग्राम बना के काम चला सकते हो, यानी इंट्रो के बाद आपको सीधे क्वेश्चन पे डिमांड पे जाना है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट फैक्टर्स, है ना। अब आपको क्या बताने, सीधे सीधे फैक्टर्स बताने, बोलो हाँ या ना। ये चीज़ तो समझ आ रही है कि आपको सीधे सीधे ये बताने कि फैक्टर्स कौन से हैं जिनकी वजह से डी डॉलराइजेशन हुआ। आगे रीजन या फैक्टर्स पे जिसकी वजह से डी डॉलराइजेशन होता है। तो जैसे इन्होंने लिखी है, रसिया वॉर इन यूक्रेन एंड वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड इन डॉलर स्विफ्ट बैंक। सर या मैम जो भी आप सुन रहे हो इस वीडियो को, इसके लिए हमेशा लिखो, एक कीवर्ड आता है रसिया वॉर इन यूक्रेन के लिए, जियो पॉलिटिकल फ्लक्स। बोलो जियो पॉलिटिकल फ्लक्स, है ना, या जियो पॉलिटिकल वॉर, है ना, या जियो पॉलिटिकल कंडीशंस, ऐसे करके कुछ भी आ सकता है। जियो पॉलिटिकल फ्लक्स एक अच्छा कीवर्ड होता है, वो आप अपनी मेन हेडिंग बनाओ, जियो पॉलिटिकल फ्लक्स, और फिर आप उसमें रसिया बाद यूक्रेन ही नहीं लिखो खाली, आप उसमें रसिया यूक्रेन वॉर, आप उसमें इजराइल हमस वॉर, ठीक है जी, आप उसमें अजरबैजान अर्मेनिया वॉर, है ना, आप उसमें इंडिया पाक वॉर, जो आप दिखाना चाहो, इंडिया चाइना वॉर, सारे में डॉलराइजेशन का फर्क होता है। समझे मेरा पॉइंट, नहीं समझे तो जियो पॉलिटिकल फ्लक्स अगर आप लिख दोगे तो आपको एक अच्छे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, और ये कीवर्ड्स लिखने हैं, इन्होंने सीखे होंगे, जब इनकी कॉपी रिव्यू होकर आई होगी ना, तो ये चीज़ इनको बताई गई होगी कि आप इसके लिए एक मेजर हेडिंग बनाओ, उसके बाद उन चीज़ों को एग्जाम्पल्स फॉर्मेट में लिख दो। बोलो हाँ यार, ये चीज़ समझ आ गई। अब दूसरा क्या होता है जियो पॉलिटिकल फ्लक्स के बाद, आप और क्या चीज़ दिखा सकते हो, फिर आप दिखा सकते हो जैसे इन्होंने लिखा पावर ऑफ मैनिपुलेशन विद डॉलर यूएस ऑफ फ्रीज एसेट। ये मैनिपुलेशन अच्छा कीवर्ड है। अभी आपने सुना नहीं, यूएस ने हमसे बोला था कि हमसे ट्रेड डील कर लो वरना हम ये 50% ये बढ़ा देंगे, 60% ये बढ़ा देंगे, वही तो मैनिपुलेशन कर रहा है वो, ठीक है, फ्रीज एसेट्स करने के लिए। सही बात है यार। प्रमोशन ऑफ ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे यूपीआई फ्रांस में चला गया, एक अभी आरबीआई का एक प्रोजेक्ट चलाया, मतलब एक आरबीआई को तो नहीं, एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, जो प्रोजेक्ट है एम ब्रिज के नाम से, जो प्रोजेक्ट है एम ब्रिज के नाम से, ठीक है जी। तो वो ये चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, इन्होंने सबने मिलकर चलाया है ना, एम ब्रिज जो प्रोजेक्ट है, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि हाँ भाई वो अपना ओन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। बोलो हाँ या ना। अब उसके बाद क्या पॉइंट है इनका, डॉलर, अच्छा ये ऐसे इनिशिएटिव्स दिखाने, जैसे यूपीआई इन्होंने फ्रांस दिखा दिया, या जो मैंने बताया एम ब्रिज, ठीक है, वो आप दिखा दो, है ना। या एक ब्रिक्स पे चल रहा है, आपको पता होगा, BRICS पे, है ना, इनका भी एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो ऐसी चीज़ें आप दिखा सकते हो कि हाँ भाई ये चीज़ें सही चल रही हैं, ठीक है जी। या फिर अभी आपको पता होगा एक नॉस्ट्रो बॉस्ट्रो अकाउंट होते हैं,
नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट होते हैं, ठीक है जी। तो बहुत सारे जो नॉस्ट्रो अकाउंट खुल जाएंगे तो निश्चित रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इसकी वजह से जो एक डी डॉलराइजेशन कंसेप्ट है वो कम ज़्यादा होगा, है ना। तो यानी डी डॉलराइजेशन होगा। तो ये चीज़ एग्जाम्पल्स में आप डाल सकते हो। हाँ भाई, फिर लिखा है इन्होंने डॉलर लूजिंग इट्स वैल्यू। डॉलर लूजिंग इट्स वैल्यू, सही बात है यार, डॉलर लूजिंग करता है इसकी वैल्यू, यानी कि एक और चीज़ इसमें कीवर्ड आ जाता है, क्रेडिबिलिटी कम हो रही है ना, डॉलर की क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, ये भी एक कीवर्ड आ जाता है। लॉस्ट वैल्यू क्विकली ड्यूरिंग कोविड स्पेशली, ठीक है, इन्होंने 2021 लिख दिया, लेकिन एक कोविड का एक मेजर फीचर था। हाई कॉस्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा एक और रीजन हो सकता है इसमें, स्पिल ओवर इफेक्ट, स्पिल ओवर इफेक्ट। तो ये सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से डी डॉलराइजेशन हो सकता है। बोलो हाँ या ना। ठीक है जी, कंसेप्ट मानते हो कि हाँ इसकी वजह से डी डॉलराइजेशन हो सकता है। ठीक है जी, इतना लिख लोगे। अब इसमें ऐसे ही लिखना है आपको, इसमें ऐसे ही लिखना है, इसमें डायग्राम बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और आपके पास पेज जाता है ना। क्वेश्चन एक तो रीजन से आपने एस्टेब्लिश कर दिया, अब आपको डोमिनेंस दिखानी है इसकी। देखो उनकी एडिंग यही होगी, है ना। हाउएवर कंप्लीट डीडोलराइजेशन पॉसिबल एट द मोमेंट, इन्होंने लिख दिया इज नॉट पॉसिबल, लिखा ना इन्होंने इज नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो किसका आंसर है ये, इनका, कि डॉलर विल लूज इट्स डोमिनेंस एनी टाइम सून। तो इन्होंने लिखा नहीं, ये कंप्लीट डी डॉलराइजेशन पॉसिबल है ही नहीं एट द मोमेंट में, ये आंसर दिखा दिया इसने। समझ दो, पहला क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लिया, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने पे अब क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई डॉलर की हेजेमनी है, सबको पता है यार डॉलर की हेजेमनी तो है भाई, है ना। फिर इनसे पूछा कि और क्यों पॉसिबल नहीं है, तो मार्क टू मार्केट, एक और चीज़ बताऊँ, ट्रांजिशन, एक मिनट रुकना यार। हाँ भाई, ट्रांजिशन कॉस्ट ज़्यादा होगी, है ना, ट्रांजिशन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी। ट्रांजिशन कॉस्ट का मतलब है, जैसे मान लो पहले आपका बैंक अकाउंट यूएस डॉलर के हिसाब से एडजस्ट हो रहा था, आपका जो एक पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सब यूएस डॉलर के हिसाब से बना हुआ है। अब मान लो आप उसे रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो भाई आपको अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करने होंगे, सारा मतलब सब कुछ अपडेट करना होगा एक और से, तो एक ट्रांजिशन कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाएगी, वो भी एक इंपॉर्टेंट होता है। डॉलर हेजेमनी तो आपको पता ही है, ठीक है जी। मार्क टू मार्केट, बिल्कुल भाई, है ना, क्योंकि सारी करेंसी एक्सचेंज रेट जो है वो डॉलर पे बेस्ड है, अगर ये चेंज करना है तो फिर आप करते रहो। क्योंकि एक और चीज़ बताऊँ, इसका रीज़न इन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि जो लोकल करेंसीज होती हैं, लोकल करेंसीज की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लोकल करेंसीज की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, वो एक मेजर फैक्टर हो जाता है। लोग जैसे आपने श्रीलंका देखा या इंडियन करेंसी भी देख लो, उसमें भी कभी कभी हालांकि दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रीलंका वगैरह में तो बहुत दिक्कत है, पाकिस्तान में बहुत दिक्कत चल रही है करेंसी की, ठीक है जी। तो इनकी एक वॉलेटिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से हम इससे नहीं आ पाते। एक और चीज़ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो थोड़ा सा और केस में आ सकता है कि मार्केट वॉलेटिलिटी आ सकता है ना, मार्केट वॉलेटिलिटी आ सकता है इसी चीज़ में, मार्केट की भी वॉलेटिलिटी जो है वो थोड़ी चेंज होती है। इसमें एक और पॉइंट आ सकता है कि डी डॉलराइजेशन इस टाइम पे पॉसिबल क्यों नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि अभी जियो पॉलिटिकल ग्रुपिंग भी इस टाइप से नहीं है, जियो पॉलिटिकल ग्रुपिंग भी इस टाइप से नहीं है कि भाई हम डी डॉलराइजेशन पे फोकस कर सकें। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो डॉलर हो गया, मार्क टू मार्केट हो गया, लास्ट ट्रेड वॉल्यूम है डॉलर का, ये तो आपको पता ही है, इजीली एक्सचेंजेबल है ना, तो ये थोड़ी दिक्कत हो, ये सही बात है। हालांकि अब आपने लिख दिया कि नॉट पॉसिबल, अब आपने क्या हुआ, मैंने आपसे पहले बोला कि आपको बायस्ड नहीं होना, अगर आप नॉट पॉसिबल बोल रहे हो तो थोड़ी सी यार अपनी भी तो पढ़ाई करोगे। आप बोलो कि मतलब ये कंसेप्ट ऐसे हो गया ना सीधे, बोले भाई पेपर में सवाल फेल हो गया, बोले जो फेल नहीं हुआ, वो बस ना 33 नंबर से मेरे 3 नंबर कम रह गए थे, है ना, इसीलिए बस 3 ही नंबर तो कम है। आप उसका रीज़न दोगे कि 3 नंबर कम रह गए थे, लेकिन अब मैं पास हो जाऊंगा, है ना, लेकिन मैं पास तो हो ही सकता हूँ ना, तो आप उसके रीजंस भी दो, यानी कि डिडोलराइजेशन हो सकता है, अल्टरनेटिव हैं इसके कुछ। तो उनका क्या रीजन है, जैसे ब्रिक्स कर रहा है गोल्ड बैक करेंसी, या ब्रिक्स पे मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, ब्रिक्स उस पर भी ज़्यादा है ना, डिक्रीजिंग डॉलर रिजर्व्स, ठीक है, जैसे इंडिया का। अब ये, हाँ एक और चीज़ सुनो, ये शायद मैं कल आंसर डिस्कस कर रहा था, आपको नहीं पता, हम आंसर्स डिस्कस करते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप उस वीडियो को देख सकते हो। उस टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है, निश्चित रूप से एज ए पीयर ग्रुप टाइप है, डेली एक आंसर लिखते हो, डेली उस आंसर को डिस्कस करते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आराम से। तो एक चीज़ मैंने वहाँ भी बोली थी ये, कि अगर इकोनॉमिक का आंसर लिख रहे हो तो ऐसे कुछ कर्व्स, ठीक है, या ऐसे कुछ कर्व्स, है ना, या ऐसे कुछ मतलब एक तरह से ऐसे कुछ कर्व्स, या कोई डायग्राम, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये बनाने शुरू कर दो।
और ये अभी शुरू कर दो, पेपर टाइम पे याद नहीं आते। हमें पता होने से कुछ मतलब नहीं है, बनाओ कॉपी में। अब देखो इन्होंने कुछ खास थोड़ी लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है 1999 में 80% डॉलर रिजल्ट था, 2019 में खाली 60% बचा है। पता ना कितना शॉर्ट तरीका है, कुछ खास थोड़ी किया, लेकिन कर दिया, नंबर मिल जाएंगे। ये चीज़ इंक्रीजिंग चाइनीज पुश फॉर युआन करता है, इंडिया पेड फॉर रसिया ऑयल इन युआन, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है जी। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। लेकिन अब इंट्रो में क्या लिखना होता है, इंट्रो में आपको थोड़ा सा अपनी ओर बाइस्ड होना है। हम सॉरी कंक्लूजन की बात करते हैं ना, कंक्लूजन में थोड़ा सा अपनी ओर बाइस्ड होना है, इंडिया की ओर, है ना। किसकी ओर बाइस्ड होना है, इंडिया की ओर, यानी इंडिया को अच्छा दिखाते हुए जाना है, थोड़ा वे फॉरवर्ड टाइप में कि अभी तो ऐसा है लेकिन इंडिया इस टाइम पे ऐसा कर सकता है। हालांकि इनका पढ़ लेता हूँ फिर मैं अपना बता दूंगा। येट वी नीड टू बी वे ऑफ न्यू करेंसी इमर्जिंग सिंस इट कैन लीड टू ट्रेड स्लोडाउन। नहीं, आप क्या लिख सकते हो कि डी डॉलराइजेशन, यस, मतलब देयरफॉर डी डॉलराइजेशन कैन बी complemented विद इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, जिसका अल्टरनेटिव नाम है रुपीफिकेशन, विच कैन बी एस्टेब्लिश एज ग्लोबल डोमिनेंट करेंसी। बोलो हाँ या ना। ये चीज़ तो आप कर दोगे कंक्लूजन में, यानी कि कंक्लूजन में इंडिया को थोड़ा सा अच्छा दिखा दो, है ना। और जो इनके एक एग्जाम्पल अपना भी दे दो कि इंडियन रुपी, जैसे मैंने आपको नोस्ट्रो बोस्ट्रो अकाउंट बोला था ना, तो जैसे अभी क्या करते हैं अपन, है ना, कि जो हमारे एक्सपोर्ट वगैरह होते हैं या इंपोर्ट वगैरह होते हैं, हम रुपीज़ में ही पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। यूपीआई खोले हमने बहुत सारे, तो उस वजह से एक फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर अपने इस आंसर में दिखा सकते थे। समझ आया ना मैं क्या समझाना चाह रहा था, मेन कंसेप्ट। तो वो चीज़ शायद आपको समझ आई होगी कि हमेशा बॉडी को कैसे देखना है, थीम कैसे पहचाननी है, इंट्रो कैसे लिखना है, कैसे शुरुआत करनी है। और स्पेशली ये सीरीज शायद आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इससे पुराने वीडियोस भी देख लीजिएगा, ये मत सोचिएगा पुराने वीडियोस का कोई पुराना नया नहीं होता, टॉपर्स कॉपीज़ में आप देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ KNP एनालिसिस यानी कि मेरे इस चैनल को क्या करिएगा, जैसे हर यूट्यूबर आपने सुना ही होगा कि सब्सक्राइबर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं कि हाँ भाई हमें समझ आया, नहीं आया, या ये चीज़ आप नहीं ऐड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।